हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिश चंदेल और आज हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी बुक 1 है उसका हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप वो चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके थोड़े थोड़े जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर में जरूर आएंगे। तो एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर उस चैप्टर की बहुत अच्छे से, तो ये वाला चैप्टर भी आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। हाँ जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर 2 हमारे जो बुक का है। सो सेकंड पार्ट यहाँ पे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके इसका नाम। ठीक है। अब एक केस स्टडी यहाँ पे दे रखी है। 1982 में एशियन गेम्स हुए थे हमारे कंट्री में। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स को साइन किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे यहाँ पे, उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बुलाया गया था स्टेडियम और फ्लाईओवर्स को बनाने के लिए। ठीक है। बट ये जो पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा गया था इन लोगों को, पुअर वर्किंग कंडीशन में इनको वेजेस अच्छे से नहीं दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये वाला सिस्टम देखा और उन्होंने नोटिस किया कि कितनी पुअर कंडीशन है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला इसके खिलाफ कि ऐसे कैसे वो रख सकते हैं। एंड देन कोर्ट ने फाइनली उसको पूरा सिस्टम को देखा, उन्होंने कंसिडर किया एंड देन फाइनली उनको इंश्योर कर दिया कि उनको वेजेस प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है उन्होंने कोर्ट के पास नहीं गए, सोशल साइंटिस्ट ने उनकी बात कोर्ट के पास रखी। नेक्स्ट की स्टडी आपका माचर लालुंग जी के बारे में, जो 23 इयर्स ओल्ड थे जब उनको अरेस्ट किया गया था। वो छुबुरी विलेज से थे, मोरीगांव असम से, और उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। उनको बोला था कि ही वॉज मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड फॉर द ट्रायल। ठीक है। उनको बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब इंजरीज कॉज करी थी बाकी लोगों को, और इसके रीजन यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि ही वाज टू मेंटली अनस्टेबल। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल होता है, आप उसको इक्वली वैसे पनिशमेंट नहीं दे सकते जैसे आप एक मेंटली स्टेबल इंसान को दोगे। राइट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनको बोला कि ठीक है, अभी थोड़ा टाइम उनको ट्रीट करो एंड देन उसके बाद हम उनको ट्रायल पे बैठाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट करा, उसके बाद ही वॉज वेरी सक्सेसफुल विद ट्रीटमेंट। पर उनके बाद जब डॉक्टर्स ने उनको बुलाया 2 बार, 1967 1996 में, कि अब वो स्टैंड कर सकते हैं ट्रायल में, अब आप उनका ट्रायल ले लीजिए, अब उनको आप वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में आप उनको बुला लीजिए। बट उनको किसी ने बुलाया नहीं, और वो जुडिशियल कस्टडी के विद इन रह गए। जुडिशियल कस्टडी मतलब उनको थोड़ी ही जगह पे यहीं पे रहना है, आपके ऊपर ज्यादा ये काम नहीं कर सकते वगैरह। राइट। फिर उसके बाद फाइनली उनको रिलीज किया गया जुलाई 2005 में। ठीक है। जब वो 77 के थे। आप देखो, 23 ईयर ओल्ड मैन वाज अरेस्टेड एंड उनको फाइनली उनकी हियरिंग हुई जब वो 77 में जाके उनको हटाया गया कि अब आप कस्टडी में नहीं बैठेंगे। 54 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उनको कस्टडी में बैठा रहना पड़ा। तो ये जब चीजें आई तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह ने बहुत ज्यादा इस पे इंस्पेक्शन किया। हम ये जो दो सिनेरियोस थे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपके बेसिक राइट्स जो है उन लोगों के, वो इन्फ्रेंज हो रहे हैं, और जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो उन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ये राइट्स होते क्या है, बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये जो है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगेन ये जो क्वेश्चन दिख रखे हैं मैंने, आप इनको प्लीज जरूर सॉल्व करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हुए, अब एक डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे हर डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन होते हैं उनके पास बेसिक राइट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट का जरूरी हो जाता है उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो राइट्स होने चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर आता है ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो राइट्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने चाहिए, और यूजुअली इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है। तो व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो बिल ऑफ राइट्स इज बेसिकली जहाँ पे राइट्स आपके लिखे होते हैं जो प्रोहिबिट करते हैं गवर्नमेंट को फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने फंक्शन पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, टू लिमिट द पावर दैट द गवर्नमेंट हैज, टू लिमिट द पावर दैट द पार्लियामेंट हैज। एंड ये कैसे होता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करके लोगों को। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो बिल ऑफ राइट्स की जो आइडियोलॉजी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत न्यू आया था इंडिया में, नहीं, ये बहुत पहले से ही डिसाइड हो रखा था। मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने 1928 में ही मतलब उन्होंने बिल ऑफ राइट्स की बात रख दी थी कि हाँ हाँ सबके पास राइट होने चाहिए, ये राइट्स होने चाहिए सबके पास। तो बहुत टाइम से हमारे पास ये आइडियोलॉजी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम आया तो किसी ने मतलब इसको ज्यादा वो नहीं किया, अपोज नहीं किया किसी ने, सब इसमें हाँ में हाँ मिला थे कि हाँ फंडामेंटल राइट, थोड़े थोड़े बेसिक राइट सबके पास होने चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ एक तरफ राइट्स और एक तरफ मैं बोली फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है।
फंडामेंटल का ये मतलब है कि इतने बेसिक, इतने इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इनको हमने सेपरेट करके बनाया। फंडामेंटल मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि आप लोगों से छीन ही नहीं सकते हो ये राइट्स, कहीं पे भी कोई सिनेरियो आ जाए, अनलेस इमरजेंसी आप इससे लोगों से छीन नहीं सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं आपके, आप देखोगे लीगल राइट्स जो है यहाँ पे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ जो है आपका वो आपको प्रोटेक्ट करता है, बट फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, इसकी गारंटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये एक डिफरेंस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट्स ऑर्डिनरी में, आपको ये पॉइंट्स रखना है। ऑर्डिनरी लॉ जो होते हैं आपके, ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेचर के पास थोड़ा थोड़ा होते हैं कि हाँ थोड़े थोड़े चेंजेस आप ला सकते हो यहाँ पे। बट फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड नहीं, मतलब उसको सिर्फ आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही पूरा अमेंड करोगे तभी आप चेंज कर पाओगे। पर ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स आप नहीं छीन सकते हो लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, एब्सोल्यूट नहीं है। हम लोग पहले चैप्टर में भी बात कर रहे थे कि कहीं से भी एब्सोल्यूट नहीं है। इमरजेंसी का कभी टाइम आ गया तो उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखे जा सकते हैं। अब हम लोग सारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है आपको, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। नॉट ओनली एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये जानना जरूरी है आपके पास जो राइट्स है, और यही हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है यहाँ पे, इसमें आप देखोगे कि राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग जो होने चाहिए वो इक्वल एक दूसरे के लिए खड़े होने चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लोग शॉप में नहीं जा सकते एक कम्युनिटी, होटल्स में नहीं जा सकते एक कम्युनिटी, ठीक है, आप वेल में नहीं जा पा रहे हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स में नहीं जा पा रहे हो, ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए जिसको हमको ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी का सबसे गंदा जो फॉर्म होता है वो होता है अनटचेबिलिटी। ये कहना कि कोई इंसान किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है आप उसको छू भी नहीं सकते, तो सबसे इतना रूड फॉर्म होता है ये, राइट। तो इसको, इन सब चीजों से डू अवे करने वाला काम जो होता है वो आपके राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज होती है कि ये जो राइट है यहाँ पे आप कहते हो कि नो टाइटल ऑन अ पर्सन शुड बी प्लेस्ड, मतलब कि कोई इंसान है, उसके बाद, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली कहते हैं कि कोई टाइटल नहीं देना चाहिए हमको किसी इंसान को, ठीक है, अनलेस दे आर फ्रॉम मिलिट्री और एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, एकेडमिक और मिलिट्री में ही आपको टाइटल मिलेगा, वरना उस इंसान को कोई टाइटल नहीं दे सकता है आप लीगली। तो अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले किसी एक बच्ची ने आरटीआई डाला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज राइट, अगेन जरूरी है। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि जो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल इन महात्मा गांधी को दिया है, ये किसने दिया टाइटल, ये किसने मतलब इनको दिया था। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया बोल के कि हमने कभी टाइटल दिया ही नहीं फादर ऑफ द नेशन का। वाई? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, कि हम किसी को राइट नहीं दे सकते अनलेस दे आर मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड ओरिएंटेड। तो फादर ऑफ द नेशन किसी को लीगल वर्ड्स में टाइटल देना, वो उन्होंने कह दिया कि हम दे ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉ, ठीक है। तो ये याद में रखते हुए, अब आर्टिकल 16(4) जो है वो क्या कहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, इसको पढ़ो ढंग से। नथिंग इन दिस आर्टिकल शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द reservation of appointment of posts in favor of any backward classes of the citizens in which, in the opinion of the states, is not adequately represented in the services under the state. इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल 16(4) मैंने आपको कहा कि हाँ सब इक्वल होने चाहिए, तो इसका क्या ये मतलब होगा कि सबके पास इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में सबकी सीट होनी चाहिए? नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि कभी कभी थोड़ी आपकी कम्युनिटीज होती हैं उनके पास, मतलब उनको रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग, कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते, तो गवर्नमेंट का काम हो जाता है कि उनको उनको स्पेशल स्कीम्स लानी पड़ेगी उन लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशल स्कीम टुवर्ड्स द पुअर, स्पेशल स्कीम्स टुवर्ड्स अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, रिजर्वेशंस फॉर द सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए जरूरी हो जाता है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जरूरी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 16(4) जो है आपका, दैट इज नॉट, मतलब वो वॉयलेशन नहीं कह सकते हम उसको, टुवर्ड्स द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, वो उसको बस सपोर्ट कर रहे हैं इनफैक्ट।
नेक्स्ट जो है आपका आर्टिकल 21, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, इसका यही मतलब है कि आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ भी कहते हैं इसको लोग, कि आपके जो पर्सनल लिबर्टी वगैरह है वो कोई नहीं छीन सकता, कोई डिप्राइव नहीं कर सकता है, अनलेस अगेन लॉ का आपने इन्फ्लुएंस किया, कि लॉ फिर आपका आके उसके अंदर अंदर ही आपको काम करना है। अब राइट टू फ्रीडम की बात करें तो मैंने इसमें आपने हम लोगों ने बात किया कि राइट टू फ्रीडम होता क्या है। तो लिबर्टी मींस फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन एंड एक्शन होना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो मन में है आप वो कर सकते हो, कि मेरे पास तो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, मेरे जो मन में है मैं वो किसी को भी बोल सकता हूँ, जो भी मन में आए मैं वो कर सकता हूँ, नहीं, ये नहीं कर सकते, थोड़े लिमिटेशन होने चाहिए आपके। ठीक है, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं राइट टू फ्रीडम को? राइट टू फ्रीडम हो गया इन सच अ मैनर कि एवरी पर्सन विल एंजॉय द फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ। ठीक है, मतलब जो मन में करो, बट किसी और की फ्रीडम को थ्रेटन मत करो, और लॉ के विद इन ही काम करो, तभी आप इसको पूरे अच्छे से वो कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगेन आर्टिकल 21 जो हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर, वो है आपका ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तभी तो उन्होंने ऊपर एक्सप्लिसिटली उसको स्टेट करा गया। तो इसके अंदर अंदर बहुत सारे बेसिक लॉज आते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान, दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। इसका मतलब होगा कि अगर आप कभी भी अरेस्ट कर रहे हो तो आपका जरूरी है कि आप सामने वाले को बताओ कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, दिस इज अ राइट। उसके अलावा उसके जो इंसान है जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, दे शुड हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, कि मेरे पास लॉयर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉयर आपसे आपसे बात करे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये भी जरूरी होता है कि पुलिस जो है उनको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट में ले जाना होगा विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के विद इन ही उनको कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी जरूरी होती है, मैजिस्ट्रेट में उनकी सुनवाई होनी जरूरी होती है। फिर मैजिस्ट्रेट होती है वो डिसाइड करेगी कि हाँ पुलिस ने सही से इसको अरेस्ट किया या फिर नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके बेसिक राइट्स होते हैं। अब द सुप्रीम कोर्ट है हैज रूल्ड दैट दिस राइट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ लाइफ जीना, एक शेल्टर में लाइफ जीना, आपको बेसिक रिस्पेक्ट के साथ लाइफ देना, बेसिक एक्सप्लॉयटेशन से मतलब आपको छुटकारा पाके एक लाइफ जीना भी इसका काम हो जाता है, और उन्हीं को उसने इंक्लूड किया है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? मैंने आपको बोला कि आप कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना किसी मतलब वो बोले कि आप अरेस्ट हो रहे हो इस काम की वजह से। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी सिनेरियोज आ जाते हैं ना यहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाला है आगे जाके फ्यूचर में, तो आपको उनको अरेस्ट करना उस मोमेंट में जरूरी हो जाता है। तो वो वाला काम होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, मतलब कि दैट पर्सन हैज नॉट डन एनीथिंग अनलॉफुल राइट नाउ, बट आप सस्पिशन में हो कि ये कुछ करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं से न्यूज आती है कि XYZ पर्सन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अभी तक तो उसने किया नहीं, अभी हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चलेगा भाई, लोग की जान खतरे में है। तो आप क्या करोगे, आप वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप उनको अंडर ले लोगे। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको अरेस्ट किया जाता है। अब ये कितने टाइम के लिए अरेस्ट किया जा सकता है? ये 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। अब 3 महीने के बाद इनको एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने रिव्यू के लिए भेजा जाता है, एंड उसके बाद जो भी वो एडवाइजरी बोर्ड डिसीजन लेगी कि हाँ आप इनको और टाइम के लिए अंदर रखो या हाँ आप इनको निकालो, वो डिपेंड करता है। अब ये जो प्रोविजन है, अब हमको ऑब्वियसली मैंने बोला आपको बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, बट कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो गलत वे में भी इसको यूज कर लेती है। ठीक है, गलत वे में लोगों को अनफेयरली अंदर मतलब भेज देती है। तो ये जो काम होता है इससे मतलब ऑब्वियसली लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं। तो देर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो मतलब हमेशा इनके बीच में टेंशन रहता है, समझ में नहीं आता, लोगों को फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। अदर फ्रीडम्स की बात करें तो आपके पास ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आपको जो मन में आए बोले, बट बाकी लोगों के मतलब सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो, एक फर्दर मतलब रिस्ट्रिक्शन के अंदर अंदर काम करो। यू कैन असेंबल ऑल्सो पीसफुली, अगर असेंबल कर रहे हो पीसफुल प्रोटेस्ट है तो आप कर सकते हो। आर्म्स को हाथ नहीं उठाना है, मतलब गन्स वगैरह उठाना नहीं है, वो अनलॉफुल क्रिएट हो जाता है सिचुएशन। ठीक है,
However, if the people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protest against such administration, such misuse becomes rare. Again, मैंने आपको वही बोला कि misuse भी हो जाता है, कभी कभी लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी लाइक नहीं, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गलत प्रोटेस्ट चल रहा है इन लोगों का, तो उस टाइम पे ये मिसयूज जो हो रहा है उस पावर का, वो अगेन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक इंसान है, इनका नाम है मिस्टर सोमनाथ लहेरी जी। अब सोमनाथ लहेरी जी बेसिकली यही कह रहे हैं कि यार मतलब अभी आपने भी नोटिस किया होगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो मन में आए करो, बट इसके रिस्ट्रिक्शन में करो, जो जिसको मतलब जो आपको बोलना है बोलो, बट रिस्ट्रिक्शन में करो। तो ये जो बट शब्द है इसके बारे में वही सोमनाथ लहेरी जी बोल रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई सी पुलिस कांस्टेबल ने बनाया है ये लोग, कि आप हमेशा प्रोविजो दे देते जा रहे हो कि मतलब फंडामेंटल राइट है, बट ये रिस्ट्रिक्शन है, इसके विद इन आपको काम करना है। तो सोमनाथ लहेरी जी का यही व्यू था, वो बेसिकली यही कहना चाह रहे थे कि इतना आपने रिजिड बना दिया है, बट एक तरीके से जरूरी भी है हमको ये करना। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ अक्यूज के बारे में। ठीक है, अक्यूज मतलब जिसको हम लोगों ने बोला है कि आपने कुछ क्राइम किया है, वो अक्यूज हो गया। ठीक है, तो उस अक्यूज के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? बेसिक राइट्स है सबसे पहले कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान ने फॉर एग्जाम्पल चोरी कर ली एक बारी, तो उसको एक बारी में वही पनिशमेंट होगी, खत्म हो गया मैटर, ये नहीं कि आप बार बार पनिश कर रहे हो उसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। मतलब कि अगर आज मैंने लॉ बनाया कि आज से आलू खाना बंद हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि जिनने पहले आलू खा के रखा हुआ है आप उनको सारे लोगों को जेल में डाल दो। ठीक है, तो बैक डेट में आप किसी को इलीगल नहीं कह सकते। नेक्स्ट हो गया नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये नहीं कि आपने मर्डरर को बुला लिया और बोला अब तुम बताओ तुमने मर्डर क्यों किया, अब तुम प्रेजेंट करो अपने वो सब, ये सब आपको नहीं करना। ठीक है, तो ये मेंशन हो गया आपके राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन मतलब एक्सप्लॉइट मतलब आपको मतलब गलत उसमें डालना। ठीक है, आपसे फ्री में काम कराना, आपके राइट्स को आपसे छीन लेना, वो एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बेकार करते हैं, फोर्स लेबर, फ्री में लेबर करना पड़ रहा है। ठीक है, आज भी बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, सेक्स ट्रैफिकिंग होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आ जाता है। अब इसको भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को इन्होंने कर्व करने का बहुत कोशिश किया। वन ऑफ दिस इज डन बाय आर्टिकल, जहां पे उन्होंने लिखा है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो डेंजरस जॉब्स नहीं कर सकते, फैक्ट्री और माइंस में वो लोग काम नहीं कर सकते, आप उनको काम नहीं करोगे। तो दिस इज वन वे फॉर देम टू रिड्यूस दैट एक्सप्लॉइटेशन वाला। इसमें ज्यादा नहीं लिखा है, ये जो मैंने बात की है बस उसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब मैंने फिर से आपको बताया फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये हॉलमार्क है डेमोक्रेसी का, हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटी हैं, लोग इतने इतने डिफरेंट व्यूज के आते हैं यहाँ पे, तो इधर आपको हर रिलीजन को टॉलरेट करना जरूरी हो जाता है। आपको जरूरी हो जाता है कि आप हर रिलीजन की आइडेंटिटीज को साथ में रख के चल रहे हो। ठीक है, तो पर्सन फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर were either persecuted or forced to convert to the other religion of the ruler। ये पहले हुआ करता था कि जो भी रूलर है उसके रिलीजन में आप अगर नहीं हो तो आपको कभी कभी मार दिया जाता था, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन देना पड़ रहा था। तो ये सब चीजें इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस भी हो गया आपका एक तरीके से, राइट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको अलाउ करते हैं कि आपको जो भी रिलीजन फॉलो करना है आप वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप उस रिलीजन को कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हाउएवर, इसका ये मतलब है कि हाँ आप फॉलो जरूर कीजिए, फिर से बट आया यहाँ पे, जो रिलीजन फॉलो करना है उसको फॉलो करो, बट कभी कभी क्या होता है कि आपके जो रिलीजन मतलब आपका कभी कभी होता है ना कि थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो पर्सनल लॉ को आपके इफेक्ट कर सके, राइट। तो जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते हैं, है ना, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे ह्यूमन मतलब अपने आप को ऐसा वैसा टॉर्चर वगैरह वो सब होता है, तो वो सारी चीजें तो अगेंस्ट द लॉ हो जाएंगी। तो वो जहां जहां पे भी आप अगेंस्ट द लॉ जा रहे हो, ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, इन सब में अगेंस्ट द लॉ हो जाती है, तो वो चीजों को गवर्नमेंट कर्ब कर सकती है। ठीक है, तो वो वहां वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा, वरना उसके बाद आप प्रे कर सकते हो वगैरह, वो सब आपके अंदर आ जाता है। तो यही अगेन आपका ऑब्वियसली द लिमिटेशंस ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑलवेज प्रोड्यूसेस टेंशन बिटवीन द फॉलोअर ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। मतलब कि अगेन मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट और जो लिमिटेशन है उसके बीच में हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज फिर उन रिलीजन के लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ जा रहे हो, पर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं पर तुम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, तो हमेशा ये फ्रिक्शन क्रिएट होता जाता है, उससे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन का यहाँ पे ये मतलब है कि हर रिलीजन जो है हमारी कंट्री में वो इक्वल है। हमारा जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, हमारे सामने कोई रिलीजन नहीं है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती है, पाकिस्तान हो गया, इस्लाम फॉलो करते हैं, ठीक है, मोस्ट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस्लाम फॉलो करती हैं। तो वहां पे उनको जो इस्लाम के लोग होते हैं उनको वहां पे ज्यादा वो दिया जाता है, ठीक है, राइट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीजन। ऐसी बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज भी हैं आसपास हमारे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया में हमने ये प्रोविजन नहीं लिया। इंडिया में हमने सारे रिलीजन को इक्वल ही माना है, हमने कोई स्टेट में कोई रिलीजन नहीं लिया है स्टेट ने, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है, ठीक है, nobody gets discriminated on, or the institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor person of any religion। इसका ये मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आपके इंस्टीट्यूशंस है, ये नहीं है कि आप कोई रिलीजन से इंसान आ रहा है आप उनको फेवर कर रहे हो, नहीं, आपको सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। नोबडी शुड बी हैविंग मोर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज जस्ट बिकॉज वो किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि इंडिया जो है वो एक मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। मतलब सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे कंट्री के विद इन, राइट। हमारे पास लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि आपके पास सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, मतलब रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिर्फ जो बहुत मतलब छोटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है वो भी है। कल्चरल माइनॉरिटी जो रिलीजन से हटके जो अलग ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, वो सब माइनॉरिटीज भी हैं। तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं इनके पास कॉमन लैंग्वेज होता है, कॉमन रिलीजन भी होता है कभी कभी, ठीक है, पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग होता है, पर्टिकुलर मतलब पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं, एंड दे आर आउट नंबर्ड बाय द अदर सोशल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो माइनॉरिटीज हैं इनके पास भी बेसिक राइट्स होने चाहिए कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकें, है ना, वो अपने जो मतलब उनके जो कल्चर है उनको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो माइनॉरिटी की अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो ये डेफिनेशन है, माइनॉरिटीज आर ग्रुप ऑफ पीपल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये जो है इसको हम कहते हैं वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने बुलाया है, इसको हम जनरल वॉच डॉग भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो है ये बेसिकली कहता है कि अगर आपका कोई भी राइट, अभी तक जितने मैंने बोला, आपका अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम हो गया, कल्चर, एजुकेशनल मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, तो ये जो राइट्स हैं आपकी, अगर कोई इन्फ्रिंज करता है, अगर ये आपसे राइट कोई छीनना चाहता है, तो आप ये वाला राइट जो है यहाँ पे उसको लागू कर सकते हैं एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो राइट है ये आपको हाई कोर्ट में जाके आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि ये मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बोल सकते हो मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े रिट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने इशू करे होते हैं, और ये स्पेशल ऑर्डर कहते हैं इनको, ठीक है। और ये जो स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं ये आपके यहाँ पे लिखे हैं, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरारी। और पहली बारी में पढ़ के बहुत ज्यादा सर दर्द हो जाता है कि ये क्या है, ठीक है, ये मतलब क्या है हो गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने लिख रखा है जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो पढ़ने में, आप अपना खुद का भी बना सकते हो। अब हेबस कॉर्पस की बात करें तो हेबस कॉर्पस क्या है, हेबस कॉर्पस के अंदर बेसिकली कहते हैं कि जो कोर्ट है आपका, ऑर्डर्स की अरेस्टेड पर्सन है उसको प्रेजेंट करा जाए उसके सामने, ठीक है। तो आप अगर इसको कैसे याद करते हैं, हाँ बस हो गया, मतलब कि कोई अरेस्टेड इंसान है उसको जेल में रखा हुआ है और उसको वो कोर्ट के पास नहीं ले जा रहे हैं, तो वो हेबस कॉर्पस लाते हैं, तो बस हाँ भाई हो गया तुम लोगों का, एंड देन ही लीव्स द कोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इससे याद कर सकते हो कि हेबस कॉर्पस क्या होता है, कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस होता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑफिस होल्डर है और वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो हम उसको मैंडेमस कहते हैं। तो मतलब मैन डैमर्स, हमारे लोग ही काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, वैसे याद कर सकते हो कि ऑफिशियल होल्ड करता है वो पोजीशन बट लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट नाम से ही समझ जाओगे, प्रोहिबिट कर रहा है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, कि अगर जब भी वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाता है, मतलब अगर लोअर कोर्ट है वो कोई केस लेता है जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, जुरिस्डिक्शन मतलब एक एरिया, एक पर्टिकुलर चीजों को ही आप डील कर सकते हो, पर्टिकुलर एरिया के विद इन ही डील कर सकते हो। और अगर हायर कोर्ट नोटिस करता है कि लोअर कोर्ट कुछ प्रोहिबिट कर रहा है उसे, तो वो उसे प्रोहिबिट करके प्रोहिबिशन लगा सकता है और बोल सकता है कि बस तुम नहीं आगे बढ़ोगे। को वारंटो होता है कि को वारंटो तब होता है कि अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है मतलब ऑफिस में, और वो उस जॉब में
मतलब एंटाइटल नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, कोई बैठा है, पोजीशन दे रखी है उसको, वो पोजीशन पे बैठा है, बट उसने उसको पोजीशन दी नहीं है उसने किसी ने को लीगली, ठीक है, तो वो हो गया को वारंटो, कि लीगल से लोग आ रहे हैं, भाई कौन हो तुम, ठीक है, को वारंटो। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि पर्सन ऑफिस में बैठा हुआ है बट उसको लीगली वो पोजीशन दी नहीं है। सर्टी और आरी, ठीक है, सर ने उठा लिया काम, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई हायर कोर्ट है और उसने बोला भाई तुमसे नहीं हो रहा, लोअर कोर्ट तुम मुझको दे दो ये ऑर्डर, मैं ये केस संभाल लेता हूँ, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका सर्टी और आरी। तो इसे याद कर लीजिए, फिर से बोल दूं, हेबियस कॉर्पस तब होता है जब अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए आपको वो बुलाया जाता है। मैंडेमस तब होता है जब आप देखते हो कि एक इंसान जो है जिसके पास लीगल ड्यूटी है वो लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। प्रोहिबिशन तब होता है जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मना कर देता है कोई केस लेने से जो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है। को वारंट तब होता है जब एक इंसान बैठा हुआ है पर वो लीगली मतलब उस पोजीशन पे उसको किसी ने डाला नहीं है, वो को वारंट हो गया। एंड सर्ट्योरारी होता है जब हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट का वो ले लेता है, मैटर को अपने अपने अंदर ले लेता है। तो इसके अलावा जुडिशरी के अलावा बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी होते हैं जो क्रिएट हुए हैं लेटर ईयर में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ठीक है। ये कौन से हैं, द नेशनल कमीशन जैसे होगा, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, हमारे पास नेशनल कमीशन है माइनॉरिटीज के लिए, नेशनल कमीशन है हमारे पास शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ऐसी माइनॉरिटीज है जिनके लिए हम लोगों ने कमीशन बैठा रखे हैं जो उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी कभी क्या होता है थोड़े ग्रुप ऑफ पीपल खुद के राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है, जिनके जो पुअर हैं, उनको ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है उनके राइट्स के बारे में, वो नहीं जा पाते बेचारे कोर्ट्स, तो वो वाला काम जो होता है वो सारी कमीशन करती है। इन्हीं में से एक कमीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, उसमें क्या क्या आता है वो पढ़ते हैं। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसके अंदर अंदर आपको देखेगा कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो आते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर, मतलब जो पहले रह चुके हैं वो आएंगे। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वो इसका पार्ट होता है। एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस आपके हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये 3 हो गए। इसके अलावा 2 मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आपके पास 3 मेन लोग जो हो गए वो हैं आपके, एक चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं पहले हाई कोर्ट के, एंड ऑफकोर्स आपके जज जो रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ साथ आपके जो 2 और लोग होते हैं यहाँ पे, वो 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके ह्यूमन राइट्स में उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, ये चाहे लॉयर्स हो सकते हैं, एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जो भी जो उनको लगे वो यहाँ पे लोग आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स होने चाहिए इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम जो ये कमीशन है, यहाँ पे क्या होता है कि ये खुद की भी इंक्वायरी लेती है, ठीक है, या फिर पेटिशन प्रोवाइड किया जाता है इन लोगों को, या तो मतलब खुद जाके देखती है किसी सिचुएशन में, या फिर लोग जब इनके पास आते हैं पिटिशन लेके तो वो सारी चीजें देखती है। क्या क्या काम करती है यहाँ पे, ये देखती है कि विजिट्स करती है जेल को, स्टडी करती है कि क्या कंडीशन में जेल में लोगों को रखा गया है, वो रिसर्च करती है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन उन्होंने कौन कौन से, गुजरात राइट्स के केस में किया है, एंड पंजाब में जब यूएस रिपेयर हो गया था तो उन्होंने केसेस में भी किया है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब खत्म कर लिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है आपकी यहाँ पे, इधर आपका जानना ये जरूरी हो जाता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी थोड़ा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप पॉजिटिव चीजें ला सको हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और वो फ्रेमवर्क जो होता है, वो एस्पिरेशन जो हमारी सोसाइटी में दिखाता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई हमारे कंट्री में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इंडिया आल्सो वांट्स, इंडिया वांट्स कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। बट पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए का ये मतलब है कि मैं पॉवर्टी बैन कर दूं। अगर मैं पॉवर्टी बैन कर दूंगी तो इतने सारे लोग जो जनरली पॉवर्टी में है, हम क्या उनको केस लड़ेंगे उनके ऊपर, वो सब करेंगे नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि पॉवर्टी बैन कर नहीं सकते तो वो जस्टिफाइड नहीं है ना, हम उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम कोर्ट में जाके नहीं कह सकते पॉवर्टी बैन कर दो, ठीक है। तो वो जस्टिशिएबल नहीं है, बट हमें पॉवर्टी हटाना है, हमें पॉवर्टी नहीं चाहिए हमारे कंट्री में, राइट। तो वो एस्पिरेशन हो गया हमारा कि हम इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, बट हमें थोड़ा थोड़ा करके काम करते जाना है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा करके काम करना ही करना है आपको इस फील्ड में, वो वाला काम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करता है, ठीक है। मतलब कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट में जाके इनको नहीं लड़ सकते, बट गवर्नमेंट जो आती है आपकी, उनको इनके अलोंग काम करना है, इनके अलोंग अलोंग काम करते जाना है। अब इसमें कंटेन क्या करते हैं,
आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, सबसे पहले तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी हटानी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, रिलीजन मतलब इंटॉलरेंस हटाना है हमको। इसी के साथ साथ सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी है, और थोड़े थोड़े और राइट्स डाल रखे हैं उन्होंने जो सिटीजन्स को पास होने चाहिए। थर्ड है हमारे पास सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो तीन हो गए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें चाहिए, एस्पिरेशंस, थोड़े और राइट फंडामेंटल राइट छोड़ के जो होने चाहिए आइडियली, ऑल्सो कि गवर्नमेंट को किन किन चीजों पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत मतलब गवर्नमेंट के लिए काम आया है। उन्होंने इसका यूज करके जमींदारी सिस्टम जो था उसको हटाया, बैंक्स को नेशनलाइज किया, फैक्ट्री लॉज बहुत सारे नए नए लाए, मिनिमम वेज वाला सिस्टम होता है, मतलब कि इतना इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वाला सिस्टम को ठीक किया। ठीक है, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रमोट किया, स्मॉल इंडस्ट्री प्रमोशन हो गया, रिजर्वेशन वाली पॉलिसीज के बारे में बात करी है ना, सो दैट टू अपलिफ्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाती है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो आप कोर्ट में जाके उसके बारे में जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है, कोर्ट में लड़ नहीं सकते, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हो गया, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, आपका पंचायती राज हो गया, ये सारी चीजें, मिड डे मील हो गया, पार्शियल राइट टू वर्क हो गया, ये सब भी इसके अंडर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बचपन में से ही पढ़ा होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं आपकी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो सिस्टम है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 10 ड्यूटीज दी कि हमें सिटीजन्स की होनी चाहिए, बट उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं है कि आपने अगर ये ड्यूटी नहीं निभाई तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने बस ये कहा कि ये एज अ सिटीजन आपको होना चाहिए, ये सब आपको करना चाहिए आइडियली, बट हम आपको पनिश नहीं कर सकते ये ना करने के लिए, और ना ही हम आपको मतलब ये कह सकते हैं कि आपको राइट्स नहीं मिलेंगे अगर आप ड्यूटीज नहीं निभाओगे अपनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब कि ये नहीं है कि अगर आपने ड्यूटीज नहीं फुलफिल किया तो आपको राइट्स नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा और कुछ नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो पढ़ते हैं। अब ये देख सकते हो आप, मैंने आपको तीन बताया ना, गोल्स हो गए, ये जस्टिशिएबल राइट्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे लिखा है वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ लोगों का, इंटरनेशनल पीस प्रोवाइड करो। तो ये हमारे गोल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल राइट्स माने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के और राइट्स जो होने चाहिए आइडियली, लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रहने का ढंग ढंग अच्छा होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए मैन एंड वेमेन के बीच में, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए, वर्किंग के लिए राइट होना चाहिए, और अर्ली एजुकेशन, चाइल्ड केयर जो होता है वो सब प्रोवाइड करना चाहिए। पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट को इस काम, गवर्नमेंट के लिए मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है, वो लिख रखा है। अल्कोहल कंजम्पशन को रोक देना इसमें लिख रखा है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, अगर कोई यूजफुल कैटल उसको मारने का रोक देना। ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट को इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये हमारे गोल्स है सोसाइटी में जो हमको चाहिए, और ये राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा राइट्स होने चाहिए। अब फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो आपकी प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है वो वेलबींग देखता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके राइट्स देखता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपकी वेलबींग देखता है। ऑलराइट, और बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत फ्रिक्शन आता है, गवर्नमेंट भी कहती है कभी कभी कि मेरे को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को परस्यू करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स से आपको लड़ना पड़ेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर मुझे डीएस मतलब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को परस्यू करना है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आता रहता है इधर यहाँ पे लोगों का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बैटल्स होते हैं यहाँ पे लोगों का, जुडिशरी कुछ और कहती है, एग्जीक्यूटिव कुछ और कहती है, बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे से लड़ाई हो ही जाती है यहाँ पे। और मतलब क्योंकि जुडिशरी को रहता है कि फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा जरूरी है, बट गवर्नमेंट को रहता है कि नहीं, मेरे को तो अपना काम करना है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जरूरी है। तो ये से बहुत ज्यादा इशू आता रहता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। तो इनमें से एक ऐसा था राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस। तो राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली एक फंडामेंटल राइट था पहले पहले, एंड देन उसके बाद बहुत डिबेट हुआ, केशव नंदा भारती केस हुआ 1973 में जाके, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी एक बेसिक राइट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता, तो अमेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे केशव नंदा भारती केस क्या था, केशव नंदा भारती केस में पूरा नहीं समझाऊंगी, बेसिक इतना था कि इसमें बहुत डिस्कशन हुआ कि कितने हद तक गवर्नमेंट अपना डीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स परस्यू कर सकती है, कितने हद तक
आपका फंडामेंटल राइट्स वहां पे रह सकता है। तो इसी के फ्रिक्शन के बीच में डिबेट था एंड देन फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि थोड़े बेसिक फीचर्स होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती, जो गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। वो बेसिक फीचर्स क्या है? आपके बेसिक जो राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह, वो इस बेसिक फीचर का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक फीचर्स विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट में आ जाते हैं वो। एंड हाँ, बेसिक फीचर्स विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट जो है उसको आपके उन फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते ही आपके डिसीजंस लेने होंगे। ऑलराइट, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी खत्म हो गया है। यहाँ पे भी जितने क्वेश्चंस थे आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। Hello everyone, my name is Guru Tehenguria, co-founder of the Twin Bros YouTube channel, and he is my twin brother Dev. Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी जरूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all the concepts which were discussed. अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी उन डाउट्स को। Also please do subscribe to the channel and like this video so that we know कि आपको समझ में आ गया। Thank you so much.